हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द कॉपवेब मॉडल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं जो यूपीएससी ने 2014 के अंदर पूछा था। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉपवेब मॉडल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम with lag adjustment. Explain how the existence of a stable equilibrium depends upon the nature of demand and supply curve. 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आप लोगों को पहले कॉपवेब मॉडल पढ़ाऊंगी और साथ में लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से कॉपवेब मॉडल के बारे में समझना। जब और मैं आपको टॉपिक के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के, कौन से टॉपिक में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, कौन से टॉपिक में हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है, हम सब देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हियर वी हैव द सिलेबस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज सच कॉपवेब मॉडल के बारे में नहीं लिखा। यहाँ पे मार्शेलियन एंड वॉलरेशियन अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में लिखा है, कॉपवेब मॉडल के बारे में नहीं लिखा। अब यहाँ पे आपको इससे क्या समझना चाहिए कि जब भी आप प्रिपेयर करें तो आप सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ओपन करेंगे अपने सामने। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्लास जैसे ही खत्म होगी आपके पास एक फोल्डर बनाना है, चाहे लैपटॉप में बनाइए, लैपटॉप नहीं है फोन पे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट ले लीजिए, जैसे आपको फिजिबल लगता है। आप लोग सारे 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी यूपीएससी के पेपर्स हैं आप सब डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे या आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैंने आपको अभी बता दिया, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपने पास रखने हैं। जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं टेबल में दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फाइल बना लीजिए, वहां पे आपके पास होना चाहिए। वापिस से हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो कॉपवेब मॉडल, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही अगर आपको यहाँ पे वीडियोस वैल्यूएबल लगती हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू ज्वाइन मी एट टेलीग्राम। और मेरे बारे में ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम कॉपवेब मॉडल के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं? हम प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशंस कहाँ पे बात करते हैं? जहां पे हमें क्या होगा, उन मार्केट्स के अंदर जहां पे टाइम लैग के बारे में बात करेंगे। टाइम लैग का मतलब आपने सप्लाई क्या करना है, आपने प्रोड्यूस क्या करना है, आप आउटपुट डिसीजन ले रहे हो किसी और टाइम पे। लेट्स से आपने क्या क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, आपने सोचा मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, आप देख रहे हैं पिछले साल इस पर्टिकुलर क्रॉप का क्या प्राइस। ठीक है, बिकॉज आपका मोटो है प्रॉफिट अर्न करना। तो आपने देखा कि राइस का प्राइस बहुत अच्छा था, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, मुझे राइस प्रोडक्शन के साथ जाना चाहिए। तो राइस प्रोडक्शन के साथ जाना चाहिए, दिस इज योर सप्लाई डिसीजन। लेकिन राइस को आप कब सेल करेंगे, राइस से आपको पैसे कब मिलेंगे? इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेट्स से आपका हार्वेस्ट सीजन के बाद जब आप बेचने जा रहे हैं राइस को, एक साल हो चुका, तो प्राइस रियलाइज कब हो रहा है? आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे एक साल का गैप आया, तो ये जो 1 ईयर का गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज टाइम लैग। तो जहां पे भी आपको टाइम लैग दिखेगा, प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेंगी, वहां पे हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? कॉपवेब मॉडल। और बेसिकली मेजरली ये मॉडल हमारा कहाँ पे यूज होता है? एग्रीकल्चरल मार्केट्स के अंदर। एग्रीकल्चरल मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं? कॉपवेब मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन डिसीजन, जैसे राइस को प्रोड्यूस करना है वो बहुत देर पहले लिया जाता है, बिफोर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कब हुआ? 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद। ठीक है, एंड
फार्मर ने क्यों डिसाइड किया कि उसको राइस प्रोडक्शन के साथ जाना चाहिए? बिकॉज पिछले साल राइस का प्राइस बहुत अच्छा था मार्केट के अंदर। तो जब प्राइस बहुत अच्छा था मार्केट के अंदर तो उसको लगा कि अगर मैं भी राइस प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई वो किसके साथ गया? राइस प्रोडक्शन के साथ गया। क्लियर? तो कॉबवेब मॉडल, ऑल्सो नोन एज कॉबवेब थियरम, is an economic model used to explain price fluctuations in markets where there is a time lag between supply decision, ठीक है, राइस की प्रोडक्शन एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है, प्राइस, क्योंकि अगले साल आपको लगा कि पिछले साल तो प्राइस बहुत अच्छा था, लेकिन देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर जब आप मार्केट के अंदर राइस को बेचने जा रहे हैं तो राइस का प्राइस क्या हो? बहुत कम हो। क्लियर? This time lag is particularly common in agricultural market where production decisions are made well before the harvest. जैसे हमने यहाँ देखा राइस पिछले साल डिसाइड हो गया, आपने पिछले साल लगाया लेकिन हार्वेस्ट तो इस साल हुई, ठीक है, एंड फार्मर्स रिलाई ऑन प्रीवियस प्राइसेस टू गाइड देयर प्लांटिंग डिसीजंस फॉर द अपकमिंग सीजन। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जब भी हम कॉबवेब मॉडल देखते हैं तो कॉबवेब मॉडल में हमारे पास दो केसेस आते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम देखेंगे और केस 2 में हम क्या देखेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन कॉबवेब मॉडल की ओवरऑल अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो सबसे पहले एजम्पशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ा उसी में हमें एजम्पशंस मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पेरिशेबल कॉमोडिटीज की। जो कॉमोडिटीज खराब हो जाएंगी, लेट्स से एग्रीकल्चर की बात की तो फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज क्या है आपकी? पेरिशेबल है। तो पेरिशेबल कॉमोडिटीज की बात करते हैं। नंबर 2, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? आपने क्या उगाया, किस पे डिपेंड किया? आज जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है या पुराना प्राइस, जब आपने डिसीजन लिया था उससे पहले पीरियड में जो प्राइस था उस पे आपकी प्रोडक्शन डिपेंड की, तो सप्लाई हमारी डिपेंड करेगी ऑन द प्राइस ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो प्रीवियस पीरियड प्राइस पे आपकी सप्लाई डिपेंड करेगी। डिमांड किस पे डिपेंड करेगी? जब आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो आप क्या देखते हो? अभी आप लेट से आपके चावल खरीदने, तो आपने क्या देखा? अभी प्राइस क्या चल रहा है, आपने उसी बेसिस पे परचेज किया, तो प्राइस ऑफ द करंट पीरियड। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो आप लोग आई होप लिख रहे हैं, कॉपी पर लेकर बैठिए। डायग्राम जो मैं बनाऊंगी केस 1 एंड केस 2 की, दोनों डायग्राम आप लोग बनाइए, समझने की कोशिश करिए। जितना आप लोग बनाएंगे, जितना आप लिखेंगे, इकोनॉमिक्स आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? प्राइस, हमारे पास क्वांटिटी आएगी। हमारी सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो सप्लाई कर्व हमारी कैसी है? पॉजिटिवली स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप कर रही है। और डिमांड कर्व हमारी क्या कर रही है? नेगेटिव स्लोप कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम कॉबवेब मॉडल में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस की बात करते हैं तो हमारे लिए स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व और स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो ये हमें कब मिलता है? जब स्लोप ऑफ योर सप्लाई कर्व विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ योर डिमांड कर्व। और स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें वो क्या होता है? 1/g। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, डिमांड कर्व आपको पता है, डिमांड कर्व क्या किस पे डिपेंड कर रही है? डिमांड, डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ द करंट पीरियड ए प्लस बी पी टी। और सप्लाई आपकी डिपेंड कर रही है प्रीवियस पीरियड के प्राइस पे।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई कर्व एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिमांड कर्व। बेसिकली मैंने लीनियर डिमांड और लीनियर सप्लाई कर्व की इक्वेशन लिखी। ठीक है, आपको पता होगी ये डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन, नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन योर स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, और अगर आप लोग ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मॉड लिया है। ये जो डंडे दिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड। तो यहाँ पे जब हम मॉड्यूलस की वैल्यू लेते हैं तो ये हमारी क्या बताती है, इट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जब स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इसका मतलब सप्लाई कर्व आपकी क्या होने वाली है, स्टीपर होने वाली है, और डिमांड कर्व आपकी क्या होने वाली है, फ्लैटर होने वाली है। ये चीज याद रखना, और मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स के अंदर बोलती हूँ, सप्लाई कर्व स्टीपर है, इसका मतलब सप्लाई कर्व आपकी अप्रोच करेगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो लेट से हमने क्या बोला, सप्लाई कर्व इज स्टीपर। तो सप्लाई कर्व स्टीपर है तो हमारी सप्लाई कर्व कहीं इस तरीके से बनेगी, और डिमांड कर्व फ्लैटर है तो इसका मतलब डिमांड कर्व आपकी इस तरीके से बनेगी। रिलेटिव देखना होता है हमने। ठीक है, तो हमने बोला इनिशियली आपका प्राइस था पी नॉट और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्यू नॉट। ठीक है, पी नॉट और क्यू नॉट आपका क्या था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन ईयर वन में क्या हो गया, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, जब तक मैं इरेज कर रही हूँ, आपने जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक शेयर करिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से लिख लीजिए। तो हम लोगों ने बोला कि इनिशियली प्राइस क्या था आपका, पी नॉट, प्राइस पी नॉट था और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्यू नॉट। लेकिन समहाउ क्या हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एक साल, अब एक साल के बाद क्या हुआ, शॉर्टेज होगी आपकी क्रॉप की। लेट से आपने राइस प्रोडक्शन किया, राइस की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। जब आपकी राइस की शॉर्टेज होगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। शॉर्टेज हो गई, दिस इज Q1। ठीक है, शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज कर गया। जब प्राइस इंक्रीज किया यहाँ पे, तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर सोचेगा कि मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो फार्मर ने प्रोडक्शन इंक्रीज की और हम इस पॉइंट से यहाँ पे आए। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्शन लेट से Q2 हो रही है। जब फार्मर ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, प्रोडक्शन करते करते एक साल के बाद क्या हुआ, इसके बाद 1 ईयर लेटर, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। मार्केट के अंदर हाई सप्लाई हुई। जब भी हाई सप्लाई हो गई तो डिमांड, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या करेंगे, फॉल करेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए, लेट से प्राइस इकोनॉमी में क्या हो गया, P2। जब प्राइस P2 हो गया, प्राइस फॉल कर गया। जब यहाँ पे फार्मर ने देखा कि प्राइस फॉल कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा या कम करेगा, प्रोडक्शन को वो क्या करेगा, कम करेगा, प्रोडक्शन विल फॉल। ठीक है, तो प्रोडक्शन फॉल करते हुए हम सप्लाई कर्व में इधर आ रहे हैं, और हमारी लेट से हम कहाँ पे आ गए, Q3 पे आ गए। जैसे ही प्रोडक्शन फॉल हुई, प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या हो गया, शॉर्टेजेस हो गए, बिकॉज अब प्रोडक्शन कम कर दी, फार्मर उगा ही नहीं रहा। शॉर्टेज होने से क्या होगा, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब यहां से हम लोग क्या हुए, प्राइस इंक्रीज किया। अब जब भी प्राइस इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, फार्मर क्या करेगा, फार्मर विल स्टार्ट प्रोडक्शन अगेन। तो फार्मर यहां से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, फार्मर ने प्रोडक्शन इंक्रीज की, सप्लाई इंक्रीज हुई, प्राइसेस कम हुए, तो आप देखेंगे हम इनवर्ट जा रहे हैं। लाइकवाइज ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता जाएगा।
और हम इनवर्ट जाते जाएंगे। तो ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमने जहां से स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम पोजीशन से, हम वापस उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रहे हैं। और मैंने आपको मार्शल और वॉल्रस पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जहां पे हम वापस उसी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, तो दैट्स वाई हम इसको भी क्या कहेंगे, इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप क्या कहेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम है, आई होप आपको समझ आए। मैं एक बार आपको राइटअप पढ़ा देती हूँ इसका, फिर मैं आप लोगों के साथ वापस से एक बार इसकी डायग्राम शेयर करूंगी। इफ द सप्लाई कर्व is steeper than the demand curve, then the fluctuation decrease in magnitude with each cycle. So a plot of prices over and quantities over time would look like an inward spiral. जैसे आप वापस से देख लीजिए जिनको समझ नहीं आई। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं आएगा, कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग द लेक्चर। तो हमने यहाँ क्या बोला, सप्लाई क्या है आपकी, स्टीपर। तो सप्लाई स्टीपर इस तरीके से, और याद रखना सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप है और डिमांड कर्व इज योर नेगेटिव स्लोप एक्चुअल जो इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला इनिशियली आपका पी नॉट प्राइस था, क्यू नॉट क्वांटिटी थी। ईयर वन जहां शॉर्टेज आई, शॉर्टेज के बाद क्या हुआ, आपकी प्राइसेस हाई हो गए। जैसे ही प्राइस हाई हुआ तो अब फार्मर को लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, तो मुझे इस क्रॉप की तरफ जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन बढ़ा दी। प्रोडक्शन बढ़ाई, प्राइसेस फिर से कम हो गए। द रीजन बी, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, प्राइसेस जब फॉल किए, तो यहाँ पे अब फार्मर के पास इंसेंटिव नहीं है प्रोड्यूस करने का, वो प्रोडक्शन को कम कर रहा है। क्यू पहले वन पे हुआ, क्यू टू पे हुआ, अब क्यू थ्री हुआ। जब प्राइसेस फॉल करके, तो यहां से अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, प्राइसेस फॉल करते हैं, डिमांड बढ़ी। लेकिन प्राइसेस फॉल करते ही क्या हुआ, हम वापिस से सप्लाई कम हो गई, सॉरी प्राइसेस बढ़े, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, फिर सैचुरेशन, फिर लो डिमांड, और हम वापिस से कहा जा रहे हैं, वापिस से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, इट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक अनस्टेबल केस भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अनस्टेबल केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे हमारा स्टेबल केस चलता है, उसी तरीके से आपका अनस्टेबल केस भी आएगा। जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम लोग रीड कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था अभी, सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड। बट केस टू, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे अनस्टेबल की, अनस्टेबल, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं डिमांड कर्व इज स्टीपर देन योर सप्लाई, डिमांड इज स्टीपर देन योर सप्लाई कर्व। नेचर ऑफ डिमांड एंड नेचर ऑफ सप्लाई यहाँ चेंज नहीं हो रहा। जैसे मार्शल और वॉलरेशियन के टाइम हमने क्या किया था, हमने जैसे डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी, लेकिन काफी टाइम हमने उन केसेस पे लिया था, डिमांड कर्व अगर हमारी अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाए, हमने अलग से केसेस लिए थे। बट यहाँ पे नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम चेंज नहीं कर रहे। हमने क्या बोला, अगर यहाँ पे डिमांड कर्व आपकी कैसी हो जाए, स्टीपर हो जाए, ठीक है, तो डिमांड का स्टीपर इस तरीके से और सप्लाई का फ्लैटर इस तरीके से। ठीक है, तो इनिशियली आप कहाँ पे हो, पी नॉट प्राइस पे, क्यू नॉट क्वांटिटी पे। आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको। हम यहाँ पे भी जैसे हमने वहां लिया था, शॉर्टेज हो गया, लेट से यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी शॉर्टेज हो गई, आपकी जो क्रॉप है उसकी शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने का मतलब क्या है, प्राइस क्या होंगे, राइज करेंगे, फॉल करेंगे, प्राइस विल राइज। ठीक है, प्राइस क्या हो गए, राइज हो गए, हम यहाँ पे आ गए। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज हुआ, आपका जो फार्मर है वो सोचेगा कि मुझे और प्रोडक्शन करनी चाहिए,
ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, और प्रोडक्शन करनी चाहिए। Just- तो यहाँ पे उसने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे क्या था, जैसे हमने क्या किया था स्टेबल में। तो यहाँ पे हम Q1 Q2, ठीक है। अब जैसे ही फार्मर ने बोला कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, तो अब क्या होगा, प्राइसेस फॉल करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके बनाती हूँ, नहीं तो मुझे डिमांड कर्व सेपरेट करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ जस्ट, हाँ, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, हेयर वी हैव क्वांटिटी, हेयर वी हैव प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेयर वी हैव डिमांड कर्व, हेयर, मैंने क्या बोला, डिमांड कर्व इज स्टीपर। तो डिमांड कर्व स्टीपर, सप्लाई कर्व हमारी कैसी है, इस तरीके से। हियर वी हैव प्राइस। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, आपका प्राइस, सॉरी, आपकी शॉर्टेज हो गई। जब शॉर्टेज हो गई तो प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जब प्राइसेस इंक्रीज किए, तो अब यहाँ पे फार्मर ने सोचा कि मुझे सप्लाई को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे आए हम Q3 पे, सॉरी Q2 पे। जब फार्मर को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, आप फार्मर को जैसे ही लगा कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, उसने बढ़ाई। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा सेचुरेशन आ गया मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या कर गए, प्राइसेस विल फॉल। ठीक है, मैं सप्लाई कर्व को एक्सटेंड कर देती हूँ। P2, प्राइसेस फॉल किए, प्राइस फॉल किया। अब इस चीज को ध्यान से देखना जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, प्राइस फॉल किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस फॉल कर गया, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आउटवर्ड जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले इक्विलिब्रियम के पास आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, अनस्टेबल। और फिर जब आप कॉपी पेन पे बनाएंगे तो थोड़ा आप ध्यान से बनाना। फिर क्या हुआ, फिर से पूरा प्रोसेस किया, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे ये आउटवर्ड जा रहा है, लेकिन पहला कैसे आ रहा था, पहला इनवर्ड आ रहा था। अब ये इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो दोनों जगह हमें क्या दिखाना होता है, हमें फ्लक्चुएशंस दिखानी होती है। स्टेबल में फ्लक्चुएशंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, मैं डायग्राम दिखाती हूँ वापिस से आपको। अगर आप देखेंगे हम इनवर्ट जा रहे हैं, तो ये जो लाइंस है ये छोटी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है, बेसिकली दीज आर द ऑसिलेशन। तो पहले आपका लाइन बढ़ रही है, फिर लाइन थोड़ी छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो रही है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपकी ऑसिलेशंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो रही है। लेकिन जब आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑसिलेशंस क्या हो रही है, ऑसिलेशंस आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई, जो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया वो समझ आया। आपको स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एंड स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व के ऊपर फोकस करना है। अनस्टेबल और डाइवर्जेंट केस क्या है, इफ द डिमांड कर्व is steeper than the supply curve, the price fluctuation will increase in some size. With each cycle, this will lead to prices and quantities spiraling further away from the equilibrium point, never reaching stability. तो अब आपको यही चीज याद रखनी है, जब भी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं कि आप इक्विलिब्रियम को रीच करेंगे। जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं,
तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम से बहुत दूर जा रहे हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आ रही हूँ 2014 का, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसी से आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिस्कस द कॉपर मॉडल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ लैग्ड एडजस्टमेंट। मैंने आपको लैग्ड एडजस्टमेंट समझाया अभी, ठीक है। लैग्ड एडजस्टमेंट क्या होता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगी आपको। एक्सप्लेन हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये मैं हम लोगों क्या लिखेंगे इसमें, जो केस वन मैंने आपको समझाया पूरा वही आप इस पार्ट में लिखेंगे। केस वन स्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्लास पढ़ी होती तो आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए या केस टू के बारे में आ जाए तब भी आप लिख पाएंगे। क्लियर। आप यहाँ पे जो चीज मुझे आपको बतानी है दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं, कॉबवेब मॉडल ही पूछ रहे हैं। अब आप मुझे पूछ सोच रहे होंगे कि मैम अगर एग्जामिनर कॉबवेब मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। हमें यहाँ पे इस चीज पे सोचने की जरूरत है। अब जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है तो आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हम किसको कंसीडर करेंगे, हम टाइम को कंसीडर करते हैं। टाइम लैग की बात की हमने यहाँ पे। तो जब आप टाइम को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी चेंज की बात करते हैं, लेकिन हम टाइम के साथ बात करते हैं। जैसे अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल कभी पूछी जाए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कॉपवेब मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इसी के तरीके से एक होता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे हम टाइम की बात नहीं करते। आपको मार्शल और वॉलरेशन इक्विलिब्रियम याद आ रहा होगा। मार्शल और वॉलरेशन इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको मार्शल और वॉलरेशन इक्विलिब्रियम में क्या, कहीं मैंने आपके साथ बोला कि वहां पे टाइम मैटर कर रहा है, मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है जहां पे हम टाइम की बात नहीं करते, क्या कहा, ठीक है। तो हम टाइम की बात अगर नहीं करेंगे तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जहां पे आप टाइम फैक्टर को लाओगे दैट इज योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी डज नॉट कंसीडर, ठीक है, ध्यान से सुनना, डज नॉट कंसीडर हाउ क्वांटिटी एंड प्राइस adjust through time when there is disequilibrium between demand and supply, ठीक है। it merely considers the nature or of change or tendency that exists as to whether the market forces moves towards or away from equilibrium। आप सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिए, जब भी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते जैसे मार्शल और वॉलरेशन इक्विलिब्रियम, लेकिन जब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आप टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। क्लियर, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका था स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अब वापस एक बार क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर आपको लिखना है आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जो एग्जामिनर ने पूछा है। एग्जामिनर ने बेसिकली क्या पूछा आपसे, डायरेक्ट पूछ लिया कॉबवेब मॉडल के बारे में बताइए, पता है आपको कॉबवेब मॉडल क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताई, ठीक है। फिर कॉबवेब मॉडल के बाद जो केस वन है हमारा आप उसके बारे में लिखिएगा। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।